all citizens are equal before the law. कानून के सामने हर कोई बराबर है। ठीक है। दूसरा क्या, गवर्नमेंट इज नॉन आर्बिट्ररी, कि जो भी सरकार होगी वो आर्बिट्ररी मनमाने तरीके से काम नहीं करेगी, नॉन आर्बिट्ररी। नॉन आर्बिट्ररी। और तीसरा जो है, ये किसी भी स्तर पर इट प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर। रूल ऑफ लॉ की पहली कॉन्सेप्शन कहां से स्टार्ट होती है? सबसे पहली बार रूल ऑफ लॉ की अवधारणा कहां पर स्टार्ट होती है? कोई रिकॉल कर सकता है? मैंने बताया है। नहीं, एक एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है जहां से रूल ऑफ लॉ का जेनेसिस माना जाता है? नहीं याद है? मैग्ना कार्टा याद है? बताया था। मैग्ना कार्टा में क्या था? बहुत सारा चीज था मैग्ना कार्टा में, कि जब तक वो आपको अपना डिफेंड करने का, नेचुरल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ दोनों की अवधारणा वहां से आती है, मैग्ना कार्टा से आती है, कि जो भी होगा वो सबके सामने एक किसी कानून के तहत ही आप किसी को फांसी दे सकते हैं या देश से बाहर निकाल सकते हैं। उसका एक क्लॉज था कि लॉ के वायलेशन में ही ऐसा कर सकते हैं। आप नए हैं तो मैग्ना कार्टा नहीं है, लेकिन हो जाएगा, कुछ नहीं, छोटा सा चीज है वो। ठीक, फॉलो कर रहे हैं आप लोग? अब इसका जो इन जनरल जो है, अ, इसका डिटेल्स में हम देखते हैं कि और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ के, और डिटेल्स में चलते हैं। इतना ही नहीं है रूल ऑफ लॉ, ये लगातार इमर्ज भी करता है। और रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत जो आता है वो इस पर एविड आइसी जो है, ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ पर काफी काम किया है। तो इन जनरल रूल ऑफ लॉ किन चीजों को ध्यान देता है? देखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता, इतना तो डिटेल्स मैंने बेसिक बता दिया कि इतना होता है। रूल ऑफ लॉ में आप ये भी देखते हैं कि जो लॉ क्रिएट किया जाता है, जो कानून का निर्माण होता है, वो भी मनमाने तरीके से ना हो। उसके पीछे भी, जैसे कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन अब कानून ही कहता है कि कोई बाल नहीं रख सकता है, सबको गंजा होना चाहिए, तो ये पागलपन है ना। तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसमें क्या है कि इन जनरल जो क्रिएशन ऑफ लॉ है, वो भी जो है वो जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके तहत होना चाहिए। तो जनरल पहला पहला लिख लीजिए कि उसका कर लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, या जो भी चाहिए आप लिख लीजिए। पहला जो है, क्रिएशन ऑफ लॉ, क्रिएशन ऑफ लॉ, क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ निर्माण ही नहीं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे आप लागू करते हैं, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, implementation should also be legally regulated। लीगली, कानूनी रूप से उसको भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। should be legally regulated। ठीक है। कानून का निर्माण कैसे होगा और कानून को लागू कैसे किया जाएगा, वो भी मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए, वो भी जो निर्धारित प्रक्रिया है, जो कानून है, उसी के तहत होना चाहिए। फेयरनेस का जो है रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल जो है वो ये भी कहता है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है,
और जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं, सभी लोग जो है वो सभी लोगों के लिए एक समान कानून ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग पावरफुल है, जो सरकार में है, उनके लिए अलग कानून हो और आपके लिए अलग कानून हो। तो गवर्नमेंट और सिटीजन्स बोथ शुड बी सब्जेक्ट टू द सेम टाइप ऑफ लॉ, सब्जेक्ट टू द सेम टाइप ऑफ लॉ और एग्जिस्टिंग लॉ। अगला पॉइंट लिख लीजिए। गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स both are subject to both are subject to existing laws। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या है कि इसमें रूल ऑफ लॉ होता है, जो कानून का शासन होता है। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट हम एज ए इंस्टीट्यूशन बात कर रहे हैं। मतलब सरकार, सरकार का मतलब क्या होता है कि जो लोग भी सरकार के पार्ट हैं वो भी सरकारी कहे जाते हैं, वो भी स्टेट कहे जाते हैं। जब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो वहां डिफाइन भी करेंगे कि स्टेट का क्या मतलब होता है। भारतीय संविधान डिफाइन करता है स्टेट का क्या मतलब होता है, लेकिन वो बात होगी आर्टिकल 12 में, 12 आर्टिकल 13 में। उसके बाद रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कुछ उस तरह का प्रिविलेज नहीं देंगे, उस तरह के फायदे नहीं पहुंचाएंगे जो कि बाकियों के लिए उपलब्ध ना हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको भी जेल हुआ है, इनको भी जेल हुआ है, तो आपको जेल में कबाब खिलाया जा रहा हो, बिरयानी खिलाई जा रही हो, और इनको और बाकी लोगों को रोटी और भुजिया खिलाया जा रहा हो, तो ये ऐसा नहीं होगा। अगर बिरयानी खिलाई जाएगी तो सबको खिलाई जाएगी। मतलब मेनली मेरा, मैं कॉमन पार्लेंस में, मेनली मेरा मतलब ये है कि सबके लिए उपलब्ध ना हो। ठीक है, तो पॉइंट लिख लीजिए। नो पर्सन शुड बी गिवन, no person should be given no person should be given the privilege which is not available which is not available to all to all and and no person should be no person shall be no person shall be immune जानते हैं ना, IMMUNE, immune from legal sanctions। नो पर्सन शैल बी इम्यून फ्रॉम लीगल सैंक्शंस। मतलब सिंपली वही है जो मैंने बताया आपको कि किसी भी आदमी, कोई से भी आदमी को उस तरह का कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा जो कि बाकी सबको समान रूप से न मिलता हो, और कोई भी आदमी जो है वो कानूनी प्रक्रिया से उसको मुक्त नहीं रखा जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो सबके साथ होगी। और जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और राज्यपाल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ इम्यूनिटी, कुछ प्रिविलेजेज अवेलेबल है प्रेसिडेंट को, राज्यपाल को। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, या उनका कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चला सकते हैं। इसलिए बहुत बार लोग मजाक में कहते हैं कि मतलब राष्ट्रपति अगर किसी को गोली भी मार दे तो उस पर क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है। हाँ, राज्यपाल के पास ही पावर है, राज्यपाल के पास भी पावर है। और जो फॉरेन जो डिप्लोमेट्स होते हैं वियना कन्वेंशन के अंदर, उनके पास भी ये चीज है। इनफैक्ट ये मामला हो चुका है, पाकिस्तान में एक डिप्लोमेट ने एक सिविलियन को गोली मार दिया था। और भारत में भी एक मामला हो चुका है इस तरह का। तो आप उन पर केस नहीं चला सकते हैं, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है ये। एक इंडियन डिप्लोमेट थी वहां पे काउंसलेट में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क के काउंसलेट में थी। क्या नाम है उनका? अब तो रिजाइन कर दिया है उन्होंने, पता नहीं, शोभा खाड़करे क्या नाम है, महाराष्ट्रियन। हाँ, नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो शोभा, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ। 2011-12 का मामला है। और उनके ऊपर केस अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया था इसका, मिनिमम वेजेज के वायलेशन का। क्या करते हैं इंडियन डिप्लोमेट्स वगैरह, ये भारत से अपने साथ नौकर नौकरानी लेकर चले जाते हैं।
और वहां जाकर के अब क्योंकि नौकर और नौकरानी जो है उनको आपको जो अमेरिका के रूल्स हैं उसके हिसाब से मिनिमम सैलरी उनको देनी चाहिए, लेकिन ये भारतीय सैलरी देते हैं उनको 10,000 15,000 का महीना। तो वो ये वायलेशन था और वो कुछ लोगों ने उस नौकरानी को भड़का उड़का दिया था, वो बाकी पॉलिटिक्स था। तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गया था और पुलिस ने उनको, वहां की एफबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया था। एक दो रात बेचारी जेल में भी रही थी। हाँ, हाँ, उसमें ये था कि अमेरिका का वहां पर आर्गुमेंट ये था कि चूंकि ये कॉन्सुलेट जो है, कॉन्सुलेट जो होते हैं वो व्यापारिक कामों के लिए होते हैं, तो चूंकि ये कॉन्सुलेट में काम करती हैं तो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंदर में नहीं आती है। और भारत का कहना था कि नहीं, वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का वायलेशन है। अब और मतलब उस बेचारी को जेल के अंदर भी जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया गया था, बहुत ही बुरे तरीके से। जो वहां का जेल मैन, मतलब वही बात है कि रूल ऑफ लॉ, वहां का जो जेल का जो रूल ऑफ लॉ है वो पालन किया गया था कि सबके लिए समान कानून लागू होगा। तो जो जैसे वो कॉमन क्रिमिनल्स को ट्रीट करते हैं अमेरिका में, उस तरीके से उस बेचारी को ट्रीट किया था जैसे कॉमन क्रिमिनल्स को करते हैं। जैसे कि अमेरिकन अमेरिकन जेल्स में जब जाएंगे आप, तो जो कॉमन क्रिमिनल्स होते हैं जाएंगे, लेके जाएंगे आप, तो पूरा पूरी तरह से उनको न्यूट करके सर्च किया जाता है, क्योंकि अमेरिकन जेल्स जो है वो बहुत ही कुख्यात है इन कामों के लिए कि वो क्या करेंगे कि मुंह में या जहां कहीं भी बॉडी में अपने रख सकते हैं, वहां ब्लेड चाकू लेके चले जाएंगे जेल के अंदर। ठीक। तो प्रॉपर प्रॉपर एक पुलिस का जो एम्प्लॉय होता है वो, जो जो भी जाते हैं जेल में, तो उनको पूरा वो ऊपर न्यूट करके और पूरा पर आपके मुंह में उंगली डाल डाल करके चारों ओर सर्च करेगा कि कहीं छुपा कर तो नहीं रखे हुए हैं। तो अमेरिकन जेल जो है इन चीजों के लिए कुख्यात है। तो जिस तरीके से कॉमन क्रिमिनल्स को ट्रीट करते हैं उस तरीके से ट्रीट किया था बेचारी को। फिर अगले एक दिन के बाद इंडिया ने क्या किया कि उसको, जो इंडियन मिशन है वहां पे इसमें यूनाइटेड नेशन मिशन है, यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर वहीं पे है, अमेरिका में ही है। तो जो यूनाइटेड नेशन मिशन है भारत का, उसमें उसको ट्रांसफर कर दिया एक दिन के बाद। तो जैसे ही ट्रांसफर कर दिया तो फिर वो इम्यूनिटी के अंदर आ गई। तो ये वियना कन्वेंशन है जहां पर कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो उसका वायलेशन माना जाता है। तो ये सारी कंट्री जिनके बीच भी आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो दोनों एक दूसरे को ये प्रिविलेज एक्सटेंड करती है। तो आप कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, और ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। तो रिसेंटली हुआ था कि एक डिप्लोमेट ने गोली मार दी थी, और पाकिस्तानी तो ये कह रहे थे कोई डिप्लोमेट भी नहीं है, लेकिन अमेरिका कह रहा था कि नहीं हमारा डिप्लोमेट है वो। और इंडिया में भी हुआ है ऐसा। हाँ, आपने पूछा कि ऐसा कुछ कारण कारण हो या ना हो, आप उन पर केस नहीं चला सकते हैं। जो बेस्ट केस आप ये कर सकते हैं, जो बेस्ट चीज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उनको आप अपनी कंट्री से बाहर जाने के लिए बोलेंगे, और वो अपनी कंट्री वापस लौट के जाएंगे, और वहां पे उनकी जो लोकल जो लॉ होगा उसकी तहत अगर कोई केस चलाया जा सकता है तो चलाया जाएगा। वो उस कंट्री के उसमें नहीं आते हैं। इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप जाएंगे दिल्ली में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे जहाँ एम्बेसीज हैं, तो जो प्रॉपर्टी होती है एम्बेसीज की, वो प्रॉपर्टी इंडिया की नहीं होती है, पता है आपको? जो अगर अमेरिकन एम्बेसी है दिल्ली में, तो वो जो पूरा प्रॉपर्टी है वो अमेरिका की है, वो अमेरिका का वो है वो लैंड। हाँ, सब कुछ उनका अंदर का उनका होता है। आप ये बाहर का पेरीमीटर सिक्योर करते हैं। एम्बेसी सिक्योरिटी उनकी अपनी एजेंसी प्रोवाइड करती है। भारत की, जैसे कि अफगानिस्तान में भारत की एम्बेसी के लिए सीआईएसएफ है, तो अंदर की सिक्योरिटी वो देखते हैं। पेरीमीटर सिक्योरिटी यानी कि जो बाहर की सिक्योरिटी है वो लोकल पुलिस हैंडल करती है। तो वो हो गया। और जो एम्बेसडर का उनका जो एम्बेसडर होता है, मतलब जो मेन एम्बेसडर होता है, उसका जो आवास भी होता है, घर भी जो होता है, वो भी जो होता है उस कंट्री की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए आप जाएंगे देखेंगे अमेरिकन एम्बेसी पर अमेरिका का फ्लैग टंगा हुआ होता है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे आगे आएगा, तो क्या बता रहा था मैं आपको? वो वायलेशन है, क्लियर वायलेशन है वो। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं इसमें। जब कोई पूछा है, मैं बता देता हूँ कि दो चीजें आपको सेग्रीगेट करने की जरूरत है। जेल में दो तरह के कैदी होते हैं। एक जो है वो सजा याफ्ता कैदी हैं, ऑलरेडी जिनको कि गिल्टी ठहराया जा चुका है, तो उन पर कोई भी प्रिविलेजेज नहीं होंगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अब वो जेल के अंदर दिया जाता है कि जेल के अंदर तो लोग कोठी बनाकर रहते हैं, तो बात हटा दीजिए कि अंदर में क्या हो रहा है।
तो लेकिन वो नहीं। और दूसरा है कि एक जो स्टिल एक्यूज हैं, जो कि ट्रायल पे हैं, जिनका कि केस चल रहा है, तो वो अभी तक पनिश नहीं किए गए। हो सकता है कि 2 साल के बाद, साल भर के ट्रायल के बाद वो आदमी निर्दोष ठहराया जाए, तो इसलिए उस पर वो चीजें लागू नहीं होती हैं। इसलिए देखेंगे कि जो ट्रायल वाले कैदी होते हैं वो अपना टी शर्ट जींस पहन कर आते हैं, वो जेल वाला कपड़ा टोपी उपी लगा कर नहीं आते हैं। तो और जो ऑन ट्रायल होते हैं वो अपने घर से खाना वाना भी मंगा सकते हैं, वो जेल का खाना खाने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप देखते होंगे गाँव में जो लोग पकड़ के जेल में जाते हैं, तो उनके घर से कोई आदमी खाना लेके जाता है ना। तो इसीलिए, क्योंकि वो ऑन ट्रायल वाले, तो वहां पर आप रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आदमी अभी वो शक के बुनियाद पर पकड़ा गया है, अभी वो दोषी नहीं है। लेकिन जब दोषी हो गया लालू यादव की तरह, और जेल में जाते ही सीना में दर्द होने लगता है, अब इसका आप जो समझिए। ठीक है, कहां तक बताया था मैंने? हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है कि जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा, जिस तरीके से कानून को लागू किया जाएगा, या जिस तरीके से कानून के वायलेशन पर, जिस तरीके से जो उसको जो एडजुडिकेट किया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा उल्लंघन, कानून के उल्लंघन पर, कि आप दोषी हैं या नहीं है, तो वो दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड एडजुडिकेशन ऑफ लॉ शुड बी न्यूट्रल। कि वो किसी भी व्यक्ति को देख करके, क्या होता है यहाँ पर कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जो रिच हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, जो इलीट हैं, आपको लगता है कि उनके लिए लॉ समान रूप से लागू होता है? नहीं होता है। तो वो कंप्लीटली रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। लेकिन रूल ऑफ लॉ जो कहता है वो क्या कहता है? तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, एप्लीकेशन एंड, एप्लीकेशन स्पेलिंग लिख दूं मैं? एप्लीकेशन तो लिख लेंगे आप लोग, एप्लीकेशन तो लगातार लिखते रहते हैं आप लोग। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं लोग कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन तो आप लोग लिख लेंगे, लगातार एप्लीकेशन लिखते हैं आप लोग। एप्लीकेशन एंड एडजुडिकेशन, ये लिख दे रहा हूं मैं, एडजुडिकेशन। एप्लीकेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ लीगल रूल्स, ऑफ लीगल रूल्स should be neutral, should be neutral. Application and adjudication of legal rules should be neutral. एकदम आसान तो है, कुछ नहीं है। एक बार जब दिमाग लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना आसान, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। ठीक। अच्छा, इसमें और भी क्या चीजें होती हैं कि जो रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है, कानून जो है, वो कानून क्लियर होना चाहिए। मतलब उस तरीके का कानून ही ना हो जो किसी को समझ में ना आता हो। तो वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जो कि आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, और वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस तरह का कानून है जो कि किसी को पता ही नहीं कि कानून क्या है। जब पता ही नहीं कि कानून क्या है तो लोग पालन कैसे करेंगे? तो जो भी कानून है वो क्लियर होना चाहिए, लोगों को नोन होना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ और क्या डिमांड करता है कि कोई भी कानून जो होगा उसका रेट्रो इफेक्ट नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा। रेट्रो से क्या मतलब होता है? अरे रेट्रो गाने सुनते रहते हैं आप लोग, मतलब क्या होता है? पुराने, ओल्ड। तो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लागू होगा इन द सेंस कि आज जैसे सपोज कि मैं ऐसे खड़ा हूं, और ऐसे खड़ा रहना आज की डेट में अपराध नहीं है। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग लेके जाइए और सरकार कानून बना दे कि ऐसे खड़ा रहना तो 2 दिन पहले अपराध था। तो समझ गए ना? रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी चीज़, जैसे कि सपोज कि आज चोरी जो है वो क्राइम नहीं है। बहुत सारे कानून होते हैं, मतलब मैं ऐसे ही आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, कानून बहुत सारे हैं जो कि रेट्रोस्पेक्टिवली, जैसे कि टैक्सेशन के मामले में रेट्रोस्पेक्टिव बहुत मेजर मामला आया था वोडाफोन वाले मामले में। वोडाफोन का जो डील हुआ, भारत उस समय वो टैक्सेशन के अंदर में नहीं था, और भारत सरकार ने कानून बना करके रेट्रोस्पेक्टिव और उसको टैक्स के अंदर में डाल दिया। अब उसके पास वो लंबा चौड़ा कई हजार करोड़ की देनदारी हो गई वोडाफोन के ऊपर। फिर उसने उसको आर्बिट्रेशन में चैलेंज किया, सिंगापुर और कहाँ कहाँ चैलेंज किया उसने जाकर के, क्या आप ये नहीं कर सकते मेरे ऊपर? और जो भारत का कानून है, भारत में ये होता है कि सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ, संसद के पास इसका राइट है कि जो सिविल लॉ है, दीवानी मामले हैं, पैसे वैसे का, टैक्स वैक्स का, उसका रेट्रोस्पेक्टिव कानून बना सकती है वो। लेकिन क्रिमिनल लॉ के मामले में नहीं हो सकता है। जैसे कि सपोज कि बम फोड़ना अगर अपराध नहीं था आज के डेट में, तो आप
आज बम किसी ने फोड़ा है, कल कानून बना करके आप इसको अपराध नहीं ठहरा सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ क्या डिमांड करता है कि कोई भी कानून जो होगा वो, रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो पॉइंट को और यूनिवर्सल होगा वो लॉ जो होगा, वो अपने अप्रोच में यूनिवर्सल होगा। मतलब कोई भी लॉ आप पार्टिकुलर किसी दो आदमी के लिए नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना, कि एक कानून बना दिया कि अनुप्रिया जो है ये दाहिने तरफ से, सॉरी ये अनुराधा जो है ये दाहिने तरफ से रोड पर चल सकती है, गाड़ी चला सकती है, इनके लिए एक अलग कानून बना दिया। ऐसा नहीं है कि कानून जो होगा वो, उसका अप्रोच जो होना चाहिए वो यूनिवर्सल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सबको नोन होना चाहिए और रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होना चाहिए। तो नोट कर दीजिए, द लॉ शुड बी, द लॉ शुड बी ओपन एंड क्लियर, द लॉ शुड बी ओपन एंड क्लियर, कॉमा, जनरल इन फॉर्म, general in form, universal, universal in application, universal in application, and knowable to all. And knowable to all, knowable, knowable, जानने योग्य। The law should be open and clear, general in form, universal in applicable, universal in application, and knowable to all. एप्लीकेशन में उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए, उसका जो फॉर्म है, जो रूपरेखा है, वो जनरल सामान्य होना चाहिए। जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी स्पेसिफिक इस तरह का लॉ नहीं बनाते हैं, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होता है वो, है ना। जैसे कि आप कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉ बना दीजिए कि सपोज कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट लैंड पर चर्च नहीं बना सकती है। तो ये लॉ क्या कह रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट लैंड पर चर्च नहीं बना सकती है, लेकिन बाकी कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट लैंड पर अपना अपना बना सकती है। तो इस तरह का जो लॉ जो है वो जनरल होना चाहिए फॉर्म में, कि सामान्यता जो कोई सामान्य किसी ऐसा नहीं हो कि कोई अगर टेम्पररी कोई परिस्थिति हो तो सुलझाने के लिए आप या किसी व्यक्ति विशेष के मामले को सुलझाने के लिए कोई लॉ बना दें, ऐसा नहीं होगा। तो वो जनरल होना चाहिए फॉर्म में, और उसकी अप्लीकेबिलिटी जो है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, कि सब पर समान रूप से अप्लाई हो। ठीक है, अब एक एक्ट है SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक, जो कि SC ST के प्रति अपराध को कानूनी रूप से पनिशेबल बनाता है। वो एक्ट क्या कहता है, वो एक्ट उसी केस में लागू होता है जबकि SC और ST पर किसी नॉन SC और ST ने अपराध कमिट किया हो, तो उसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। हा? ये चीजें बहुत ग्रे एरिया में है, बहुत सारी चीजें। देखिए, मैं कहीं भी उस लॉ के मेरिट पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि SC ST के साथ एट्रोसिटीज होती हैं, ये सच है, अपराध भी होता है, ये सच है, और होता रहा है, ये भी सच है, और उनको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये भी सच है। तो ये तीन सच है, इसको हम साइड कर देते हैं। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन करने का मतलब है कि अगर SC और ST के ऊपर कोई SC कम्युनिटी का आदमी ही अपराध करता है, तब उस पर वो कानून लागू होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए ना। अब आप लोग कह सकते हैं कि SC कम्युनिटी के, अच्छा अब चलिए मैं दूसरा केस बताता हूँ उसमें क्या है। लेकिन वो अपराध में, उस अपराध में बुनियादी बात ये मानी जाती है, जो वो एक्ट है वो बुनियादी बात ये मानता है कि ये अपराध इस भावना से कमिट किया गया है, क्योंकि क्योंकि जो विक्टिम है उसकी छोटी जाति है। तो फिर कोई भी आदमी जो उसी जाति से बिलोंग करता होगा, वो तो इस आधार पर नहीं करेगा, जातिगत अपराध तो नहीं करेगा। तब अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जातिगत भावना से तो अपराध करेगा नहीं, वो अपराध हो सकता है, और अपराध को टैकल करने के लिए बहुत सारा कानून है। इन द सेंस
इन द सेंस कि अगर किसी आप मान लीजिए कि आप किसी नॉन एससी कम्युनिटी से आते हैं, मान लीजिए आप आते हैं, मुझे नहीं पता आप आते हैं या नहीं, और आप किसी एससी कम्युनिटी के आदमी को एक चाटा मार दीजिए, तो उस केस में ऑटोमेटिकली एससी एसटी एक्ट नहीं लगता है, अनटिल एंड अनलेस ये साबित किया जा सके कि ये चाटा इसलिए मारा गया है क्योंकि ये व्यक्ति एससी कम्युनिटी से आता है। अगर वो चाटा इसलिए मारा गया है क्योंकि आपने थूक फेंका है मेरे सामने, या आपने कुछ उस तरह का काम किया है, या आप मेरा साइकिल चुरा कर लेकर भाग रहे थे, तो उस मामले में वो एससी एसटी एक्ट नहीं आएगा। तो जब तक ये उसमें ना हो कि ये अपराध जाति के आधार पर हुआ है, तभी एससी एसटी एक्ट का रोल आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, फॉलो कर पा रहे हैं? तभी उसका रोल आएगा। तो फिर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि जो आदमी उसी जाति से बिलोंग करता है वो तो जाति के आधार पर अपराध तो नहीं करेगा। तो यूनिवर्सल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हुँ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर यूनिवर्सल नहीं है तो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, और यूनिवर्सल अगर होगा तो फिर वो मीनिंगलेस है। क्या है फिर? चलिए मैं आपको उसका तीसरा इंस्टांस बताता हूँ आपको। एक एक करके मैं उसका परत खोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी कम्युनिटी में सिर्फ एक जाति है। एससी एसटी कम्युनिटी जो है वो क्लस्टर ऑफ कास्ट है, उसमें कई जातियां हैं, और वो जातियां जो है वो क्या करती हैं, उनमें भी कास्ट की हायरार्की है। ये मान लेना कि जो भी दलित कम्युनिटी में सारी जातियां जो हैं वो मानती हैं कि हम समकक्ष हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर दलित कम्युनिटी से बात करेंगे तो उन्होंने भी, लोगों ने भी, सबने अपनी छोटी जातियां ढूंढ रखी हैं। ठीक है? इस देश में एक्चुअली एक सोशियोलॉजिस्ट हैं श्रीनिवासन, उनका रिसर्च है, उनका ये है कथन कि इस देश में हर जाति ने अपने से छोटी जाति ढूंढ रखी है। ऐसी कोई जाति नहीं है जिनकी की अपने से छोटी जाति नहीं है। मतलब जिनको कि समाज में सबसे निचले तबके पर रखा जाता है, आप उनसे भी बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, हम मैं ये वाला वो नहीं हूं, हम वो वाले ये हैं, उनसे हम ऊपर हैं। ठीक? तो ये वाली फीलिंग है। तो ये मानना कि एससी कम्युनिटी के अंदर किसी और आदमी के ऊपर जातिगत अपराध नहीं हो सकता है, ये दोषपूर्ण है। ये तो अच्छा, पहला चीज तो ये है, और दूसरा चीज ये है कि रूल ऑफ लॉ चूंकि कहता है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो लॉ को यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने दीजिए। अगर उस आदमी ने जातिगत आधार पर नहीं अपराध किया है तो वैसे भी वो एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन ये मानना कि कोई भी एससी कम्युनिटी का आदमी दूसरे एससी कम्युनिटी के आदमी पर जातिगत भावना से कोई अपराध नहीं करेगा, ये दोषपूर्ण है ना? आखिर गवर्नमेंट ही एक जगह पर रियलाइज कर रही है कि दलित और महादलित दो कम्युनिटी है, कि दलितों में भी एक कम्युनिटी है जो महादलित है, और स्थिति है कुछ जातियां, मतलब मैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं और नहीं करना चाहता हूं मैं, लेकिन कुछ जातियां हैं जिनकी स्थिति बहुत बुरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप चलिए मैं एक जान ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता है कि आप लोग किस जाति से आते हैं, और प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा, जाति जो है हमारे समाज की रियलिटी है। जैसे कि मान लीजिए कि जो मुसहर कम्युनिटी है, वो रियल में बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। आखिर जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुसहर कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आप अनुमान लगाइए कि गरीबी का क्या लेवल होगा कि किसी कम्युनिटी को चूहे खाने पड़ते हो, उसकी गरीबी का क्या लेवल होगा। और आपको कैसे लगता है कि वो पूरी कम्युनिटी जो है, जो दलितों के लिए आपने एक अम्ब्रेला ग्रुप बना रखा है, उसमें प्रोटेक्ट हो जाएंगे? मतलब ये लाफेबल है ना, कि कोई आदमी जो कि जो भी वहां की जो मुख्य सड़क जाती हो, उससे मिनिमम 25 किलोमीटर की दूरी पर रहता हो, और आप लोग कौन कौन से लोग मुसहरों की बस्ती में गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गया हूँ। हालांकि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी वहां पहुंच रही है, सड़कें वड़कें बन रही हैं, वहां भी पाइप वाइप लग रहे हैं, थोड़ा बहुत घर वर भी बना है, लेकिन अभी भी बहुत बुरी स्थिति में लोग जी रहे हैं। और मोस्ट सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है वो, जो ये ईंट भट्टे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा वही काम करते हैं। और कभी देखिए आप लोगों ने ईंट भट्टों की स्थिति, कभी गए हैं ईंट भट्टे में? नहीं गए ना? यस सर, यस सर। तो कभी जा करके देखिए
आपका जो घर का साइज जो होता है, जिस साइज के घर में वो रहते हैं, उसका हाइट ये होता है, मतलब मेरे इतना हाइट पर। आप सोचिए कि इस हाइट के घर में कोई आदमी कैसे रहता होगा, वो रेंग कर घरों में घुसते हैं अपने। हाँ, जय भीम जो है वो मतलब सिमिलरली वो मुसहर कम्युनिटी ही है, जो कि वहां की, मतलब मैं अपने बिहार की बातें कर रहा हूँ, इस इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो सदर्न इंडिया में स्टेट है, तो लेकिन इक्विवेलेंट कम्युनिटी है वो। तो वो हाईली एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है। आप जाकर के देखिए कि ईट भट्टों में कभी भी जाकर देखिएगा कि वहां लेबरर्स को रहने के लिए किस तरह के मकान दिए जाते हैं। अगर इस हाइट का मकान होगा, इस हाइट का या इस हाइट का, आप सोचिए कि कोई आदमी खड़ा खड़ा या झुककर अंदर नहीं घुस सकता, उसको रेंगते हुए अंदर घुसना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो उसमें घुसना पड़ेगा उसको। यानी कि आप उनको इंसान मानते ही नहीं है। सब ह्यूमन कंडीशन में जी रहे हैं वो। तो खैर, मैं रूल ऑफ लॉ पर वापस लौटता हूँ। तो लॉ जो है वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। अगर वो, और मैं कभी नहीं मान सकता हूं कि कोई भी दलित कम्युनिटी जो है वो मुसहरों पर, या फिर जो सो कॉल्ड एक और जाति है जो कि बांस वांस का चीजें बनाते हैं, उनका काम करते हैं, बाकी समझ सकते हैं आप, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उन पर कोई दलित कम्युनिटी अत्याचार नहीं करती है, मैं नहीं मान सकता हूँ। इनफैक्ट जिस कम्युनिटी का मैं नाम ले रहा हूँ, उनका उनसे अनटचेबिलिटी का व्यवहार जो है वो बाकी दलित कम्युनिटी भी करती है। जिनको बिहार में, चलिए मैं जाति ले ही रहा हूं तो मैं बोल दे रहा हूँ, जिनको बिहार में डोम नाम से जाना जाता है। आप जाकर के पूछिए दलितों से, जो बाकी दलितों की जातियां हैं, क्या उनके हाथ का टच किया वो पानी पीती हैं? नहीं पीती। तो उनके साथ ही बुरा व्यवहार होता है। तो मेरा मानना है कि लॉ जो है, मतलब रूल ऑफ लॉ इन द सेंस जो है, ये टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं, लॉ को यूनिवर्सली अप्लाइड होना ही चाहिए। हम्म। देखिए, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, धीरे धीरे समस्याएं खत्म हो रही हैं। आप लोग की जो जनरेशन है वो इन चीजों से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं होगी। और एक बार जब अपने घरों से आप निकल के चले आते हैं, पटना के लॉज में रहने लगते हैं, तो यहाँ तो वैसे भी कुछ जातियां नहीं मानते हैं आप। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जिन लोगों को मैंने पटना के लॉज में बहुत अच्छा व्यवहार करते देखा है, वही लोग अपने गांव में जाते ही चेंज कैसे हो जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने देखा है जो लोग पटना के लॉज में, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही लिबरल और बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन टाइप के लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका दलित दोस्त हो, कोई भी दोस्त हो, वो साथ में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से अपने गांव जाते हैं वो, वहां के लोकल दलितों से उनको समस्या शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतनी शिकायत करने के बाद एक चीज है जो कि मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये बदलाव आ रहा है। लोग बदल रहे हैं, काफी लोग बदल रहे हैं, मतलब मैं अपने गांव में भी देख रहा हूँ कि जो एक जनरेशन है ओल्ड, उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो सुधर ही नहीं सकता है। जिंदगी खत्म हो गई तो अब 5 साल के लिए सुधारी के क्या कर लेंगे? तो वैसे भी बुढ़ापे में आदमी जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है। बुढ़ापे में नहीं, ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है, ज्यादा ट्रेडिशनल हो जाता है। ठीक। जैसे कि आपकी मम्मी उम्मी जब आप लोग के एज में रही होंगी, तो भी बगावत का झंडा बुलंद करती होंगी। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आते जा रहा है, तो आप लोग को सुधारने में लगी रहती होंगी, है ना? लड़कियों के साथ तो और भी ज्यादती है। लड़की अगर ढंग से हंस ले तो दिक्कत है लोगों को, है ना? खुल करके अगर लड़की ने हंस दिया तो समस्या है। समस्या क्या है? 4 लोग क्या कहेंगे, है ना? आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कौन इस लड़की से शादी करेगा? चलिए। तो मोस्टली कि ये चीजें हैं। तो मेरा इतना आपको बताने का मकसद ये था कि रूल ऑफ लॉ जो है, और ये जो सोशल अवेयरनेस है, आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सोशली अवेयर होइए। क्योंकि सोसाइटल अवेयरनेस जो है वो क्लासरूम में हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो सोशली अवेयर होइए। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि मेंस के क्वेश्चन के समय, या फिर एसे राइटिंग के समय, या फिर इंटरव्यू में, जहां पर कि आपको ये नॉलेज पे करेगा, तो सोशली अवेयर होना हमेशा फायदेमंद है। कोई भी जो है, आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन का नेचर है, अगर मेंस का पता नहीं कितना क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, या फिर पीटी का कितना सवाल देख रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं पता। लेकिन जो क्वेश्चन का नेचर जो है, वो उस तरीके से पूछा जा रहा है जो कि बुक्स नॉलेज के बहुत बाहर है।
मतलब एक लड़के ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कुछ दिन पहले कि यूपीएससी में जो सवाल पूछते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि यूपीएससी में जो, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग मैथ बैकग्राउंड से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर ये सिलेबस है यूपीएससी का एक, ठीक, तो ये सिलेबस है और जो कोचिंग के मटेरियल्स हैं, जो कोचिंग में मटेरियल्स हैं, और बी सपोज के न्यूज़पेपर का आइटम्स है, जो कोचिंग के मटेरियल्स हैं वो होते हैं ये यूनियन बी, जो कोचिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है आपको, कोशिश करते हैं कि सारा कुछ लिख दें वो। हम लोग भी यही करते हैं, नहीं करेंगे तो आप लोग कहेंगे कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में देना पड़ता है। तो वो ये यूनियन बी है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये यूनियन बी इनवर्स। मतलब जो यहाँ है उसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मैटर ये करता है कि फिर आप पास कैसे करते हैं। तो वही ये बाकी जो अवेयरनेस है आपका वो काम करता है। तो इसलिए अवेयर रहिए, सोशली अवेयर रहिए, देखिए कि चीजों को क्या हो रहा है, बाकी चीजें भी पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप लोग अर्ली बिगिनर्स हैं, तो आपके पास ये फायदेमंद स्थिति है। चलिए, उसके बाद और क्या चीज है कि रूल ऑफ लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव वाला पॉइंट मैंने नहीं लिखा था, तो आपके वाले में लिखवा देता हूँ मैं, आगे लिखवा देता हूँ, पर थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, लिखवा देता हूँ मैं कि जो लॉ है उसको इंटरनली कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब कि आपस में ऐसा नहीं हो कि लॉ का एक क्लॉज कुछ और कहता हो, दूसरा क्लॉज उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करता हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी ले लेते हैं हम लॉ, फॉर एग्जांपल कि कहीं पर वही बात है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 144 लागू करने की जो बात है, लागू करने की जो बात थी कोटा वाले में, या आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि आप मूवी देख सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी कहाँ है? नहीं है, तो ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है। तो इंटरनली कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। रिलेटिवली लॉ को स्टेबल मतलब कि रोज अपने मर्जी से लॉ चेंज नहीं कर सकते हैं आप। आप देखेंगे कि जब भी गवर्नमेंट स्टेबल होती हैं, लीगल इन्वायरमेंट स्टेबल होता है, तो कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, उसका बिजनेस ग्रो करता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि क्या करना है। आप कभी भी अगर मनमानी तरीके से लॉ बदल देंगे तो वो भी रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। तो लॉ को क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव से मैं चुका हूं मैं कि जगह पास्ट में लागू नहीं होना चाहिए, जाकर के पीछे लागू नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज आज के समय अपराध नहीं है तो आप उसको कल, जैसे कि सपोज सपोज कि आज गोल्ड को इंपोर्ट करना अपराध नहीं है, मैं सोना अगर लेकर के आ रहा हूँ अमेरिका से, इंपोर्ट कर रहा हूँ कस्टम ड्यूटी देते हुए, तो अपराध नहीं है। तो मैं सोना लेकर के आया और कल आपने कानून बना दिया कि 1 जनवरी 2022 के बाद जो भी सोना बाहर से लेकर के आया है वो अपराध किया है। तो ये जो है रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। गवर्नमेंट्स करती हैं, कर सकती हैं, क्रिमिनल लॉ में तो नहीं कर सकती हैं, क्रिमिनल लॉ में तो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन माना जाता है, वो तो कोर्ट खारिज कर देंगे। क्रिमिनल लॉ में नहीं कर सकती हैं, सिविल लॉ में करती हैं, लेकिन वो भी रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। तो लिख लीजिए, लॉ शुड बी इंटरनली कंसिस्टेंट, लॉ शुड बी इंटरनली कंसिस्टेंट, लॉ शुड बी इंटरनली कंसिस्टेंट, रिलेटिवली स्टेबल, relatively stable, and should not be and should not be retrospectively established. Retroactively, retro, and should not be retroactively established. Okay? फिर रूल ऑफ लॉ और क्या डिमांड करता है? रूल ऑफ लॉ ये डिमांड करता है कि कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि जिनका काम है लॉ लागू करना, उनको नियंत्रित कर सके। भारत में ऐसा कोई मैकेनिज्म है?
रूल लॉ लागू करना, जो लॉ लागू करना किनका काम है? सिविल सर्वेंट्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, इनका काम है, पुलिस का। तो इनको कंपेल करने के लिए कि ये भी लॉ को फॉलो करें, कोई मैकेनिज्म है भारत में कि नहीं है? जुडिशियरी है, वेरी गुड। तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, लिखिए पॉइंट, देयर शुड बी सम लीगल apparatus कर लीजिए, मैकेनिज्म नहीं, देयर शुड बी सम लीगल apparatus, there should be some legal apparatus for compelling officials, to submit to the law, to submit to law, to submit to law। ठीक है, कोई एक apparatus होना चाहिए, और जुडिशियरी हो, ट्रिब्यूनल्स हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और उसके बाद जो रूल ऑफ लॉ का फाइनल डिमांड है वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। अगर कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ अ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो कि लॉ को इंटरप्रेट कर सके और एडजुडिकेट कर सके, जो भी लॉ के जो लॉ को वायलेट कर रहे हैं उनको पनिश कर सके, अगर इस तरह का एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी न हो तो वो भी रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। तो जुडिशियरी जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और सबके लिए एक ही जुडिशियरी होनी चाहिए, एक ही न्यायालय होना चाहिए। जैसे कि क्या था भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, तो लंबे टाइम तक भारतीयों के लिए अलग जज होते थे और यूरोपियंस के लिए अलग जज होते थे। तो ये रूल ऑफ लॉ था? नहीं था। तो सिमिलर मैकेनिज्म सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए एक ही तरह की जुडिशरी होनी चाहिए, और वो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो स्टिल ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। ब्रिटिश जमाने में क्या होता था? ब्रिटिश जमाने में एक तो जज होता था यूरोपियन, उसके साथ एक मौलवी बैठता था और एक पंडित बैठता था जजमेंट के लिए। हिंदू होंगे तो उनके मामले में पंडित बताएगा क्या करना है, मुसलमानों के लिए एक काजी बैठता था जो बताएगा कि क्या करना है। क्योंकि वो पर्सनल लॉ लागू होते थे, मोहम्मदन के लिए मोहम्मदन पर्सनल लॉ, और हिंदुओं के लिए वो जो हिंदू पर्सनल लॉ जो है, मनु वाले जो कोड हैं वो लागू होते थे। तो जब लागू होंगे तो उनको उनको कौन करेगा इंटरप्रेट? तो शुरुआत में इस तरीके का था, बाद में धीरे 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 तो चेंज होता गया। ठीक है, हाँ, पर्सनल लॉ है नहीं, एक दो है यार, बहुत पर्सनल लॉ है, हर कम्युनिटी के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। तो नहीं नहीं, क्रिमिनल मैटर्स में पर्सनल लॉ नहीं है, सिविल मैटर्स में हर कम्युनिटी के अलग अलग लॉ हैं सिविल मैटर्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हिंदू हैं, आप एडॉप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बच्चा एडॉप्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम आप बच्चा एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। हुँ? क्योंकि मोहम्मदन लॉ अलाउ नहीं करता है बच्चे का एडॉप्ट करना। हाँ, किसी का बच्चा गोद लेना नहीं, मोहम्मदन लॉ नहीं करता है, वो प्रॉपर्टी बिक्वेट नहीं कर सकता है फादर का अपने। हाँ, वो मोहम्मदन एक्चुअली इस्लामिक लॉ में एडॉप्शन का मनाही है। और भी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉटर्स जो हैं, वो पहले हिंदुओं में हिंदू जो डॉटर्स थी ज्वाइंट फैमिली में, तो उसमें हिंदू जो डॉटर थी वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में कुछ भी उनका हिस्सा नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां थी उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा होता था। माँ की संपत्ति में, उनकी माँ की संपत्ति में लड़के के बराबर, उनके भाई के बराबर होगा, और पिता की संपत्ति में उनके भाई का आधा होगा। जैसे कि भाई को अगर 50 रुपया हिस्सा मिल रहा है तो बहन का हिस्सा 25 होगा पिता की संपत्ति में, और माँ की संपत्ति में 50-50। तो मैं आपको सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है, इतना आसान होता तो फिर वो लॉयर क्या कर रहे होते। तो लेकिन मैं सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझ सकें। तो उसके बाद 2000 के बाद से हिंदू लॉ चेंज हो गए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़कियों का बराबर हिस्सा हो गया हिंदुओं में। लेकिन मोहम्मदन लॉ जो है, मोहम्मदन पर्सनल लॉ अभी भी वही है, और वहां पर अभी भी लड़कियों का वही हिस्सा होता है। ठीक। और एक चीज है जो कि पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, जैसे कि किसी मुस्लिम आदमी का डेथ हो जाता है और उसके फादर्स जीवित हैं,
उसके फादर सरवाइव कर रहे हैं और डेथ हो गया उस आदमी का, तो उस आदमी के बच्चों का उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि मान लीजिए, मैं दूसरे का क्यों, मैं अपने ही एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी और को क्यों मारूं। तो मान लीजिए कि मैं अगर मुस्लिम हूं और मेरे पिता अभी जीवित हैं, ठीक, और आप लोग को पता नहीं कितने लोग को पता है कि मैं भी एक मेरी भी एक बेटी है, आई एम फादर ऑफ अ डॉटर। तो अगर मेरा निधन हो जाए आज के डेट में, तो मेरी बेटी का मेरी संपत्ति पर कोई हिस्सा नहीं होगा, अगर मेरे पिता जीवित हैं तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। क्योंकि अगर मैं हिंदू हूं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिंदू हूं तो मुझे कुछ होता है तो मेरा जो भी प्रॉपर्टी है, 8 आना हो, 4 आना हो, जो भी हो, 2-4 रुपया हो, तो वो मेरी बेटी जो है उसकी नेचुरल आयर है वो। लेकिन अगर मैं मोहम्मदन होता, मुस्लिम होता, तो ये चीज नहीं होता। और वो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पिता को जाती है, और मेरे पिता के बाद मेरे भाइयों को ट्रांसफर हो जाती है। वो ना तो मेरे वाइफ को जाएगी, ना मेरे बच्चों को जाएगी। हाँ, सिर्फ मुस्लिम्स पे लागू होता है ये, क्योंकि वो पर्सनल लॉ है, इसलिए तो पर्सनल लॉ बोलते हैं हम उनको। तो अब ये आपको सोचना है कि जो इस तरह के जो हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग लॉज हैं, तो क्या वो रूल ऑफ लॉ है या नहीं है? है ना? जब भी आप इन फेयर अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग लॉ लगाते हैं, तो वो फिर वो ठीक है या नहीं है, अभी आपको सोचना है कि क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि वो डिबेट फिर अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, जहां मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो लिख लिया आपने, देयर शुड बी सम लीगल apparatus, वाला मेंशन कर लिया। एंड अगला लास्ट पॉइंट मेंशन कर लीजिए, देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। There should be an independent judiciary to review the decisions of other organs of government. To review the decisions of other organs of government. कहाँ से आ रहे हो तुम? हाथ में क्या लगा रखते हो? Organs of other organs of government, to review the decisions of other organs of government. अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अदर बाकी जो ऑर्गन्स है उनके डिसीजंस को रिव्यू करने के लिए, कि वो फेयरली है, फेयर है, नहीं है, और ये है। उसमें चाहिए तो आप और भी जोड़ सकते हैं कि एंड टू सेटल द डिस्प्यूट्स एंड एडजुडिकेट, जो चाहे लिख लीजिए, बात खत्म, बात वही है। तो इन नटसल रूल ऑफ लॉ यही होता है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है रूल ऑफ लॉ पर, जो मैंने बताया है, मैंने देखा है कि उससे वो टैकल हो जाएगा। जितना भी सवाल पूछा जाता है, मतलब ऑप्शन में भी ज्यादा चीज आपको नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए। एक दो चीज और है जो इसको हम देखते हैं बेसिक्स में। ये दो टर्म होता है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है, ये इंग्लैंड से आता है। इसका जेनेसिस मैंने बताया ना कि एवी डाइसी जो थे वो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के थे वो। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो, और मैग्ना कार्टा भी जो है वो इंग्लैंड का ही है। तो रूल ऑफ लॉ का जेनेसिस जो है वो ब्रिटेन से माना जाता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ, एंड एक होता है प्रोसीजर established by law. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये अमेरिकन थियरी, अमेरिका से आता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो जापान से है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में, आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ साफ साफ मेंशन किया हुआ है
आर्टिकल ये कहता है कि नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब किसी भी आदमी को जो है वो प्रोसीजर, जो भी एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ है, उसके अलावे उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। इसी को आधार बना करके और 1975 जब इमरजेंसी लगा था तो उसमें हमारे जजेस ने ये माना कि ये पार्लियामेंट के पास लोगों का लाइफ लेने का और पर्सनल लिबर्टी लेने का भी अधिकार है। ये पता है ना आप लोग को? ये प्लॉट है इंडियन जुडिशरी के ऊपर। इमरजेंसी में जब गवर्नमेंट जो है, इमरजेंसी में गवर्नमेंट जो है मीसा एक्ट के तहत और बाकी जो एक्ट के तहत जिसको मन कर रहा था उसको अरेस्ट कर रही थी। पता है आप लोग को इमरजेंसी में क्या हो रहा था? और संजय गांधी बहुत चिंतित थे कि देश की आबादी बढ़ते जा रही है, पर्सनल आबादी बढ़ते जा रही है देश की। तो नसबंदी, वेस्टोटॉमी जो होता है, उसको मेजर पैमाने पर प्रैक्टिस किया गया। और जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उनके लिए कोटा फिक्स कर दिया गया था कि इतने लोगों की नसबंदी आपको करवानी ही है। तो कोटा फिक्स किया गया, तो मतलब ये था कोटा फिक्स करने का कि अब समझा बुझा कर लाएंगे, लोगों को बताएंगे फायदे नुकसान उसका, और कुछ कुछ गिफ्ट भी मिलता था उस समय। तो फायदा नुकसान समझाने से अच्छा है कि चार लोग मिल जाओ, एक आदमी को टांग लाओ। तो जबरन जो है, जबरन नसबंदी बहुत हुई। मतलब ऐसे हुई कि ट्रेन से लोग उतरते थे, स्टेशन पर उतरे, वहां पांच लोग खड़े हैं, टांग कर लेके चले गए और जाकर के आपका वो प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करा दिया। तो जो उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट 77 के इलेक्शंस में जो बुरी तरह से हारी थी, उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि जो लोगों पर ज्यादतियां हुई थी, क्योंकि समझाने से वैसे भी कोई समझता नहीं। हालांकि तरीका जो था वो बहुत गलत था। कोई भी किसको पनिशमेंट मिलेगा? वो तो गवर्नमेंट का वैसे आम आदमी बेचारा कमजोर होता है, उसको क्या मतलब, किसको पनिशमेंट दिलवा पाएगा वो? तो मोस्टली हुआ क्या कि गवर्नमेंट का मकसद जो भी रहा हो, और बहुत ज्यादतियां हुई इन द सेंस कि कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के जो गुंडे थे, वो दिल्ली के चांदनी चौक पर व्यापारियों के से डकैती कर रहे थे। वो सबके पास सबका कोटा फिक्स है कि तुमको इतना इतना चंदा पार्टी फंड में लेकर के आना है, तो लेकर के आना, तो कैसे लाएंगे वो? तो पांच जाते थे, जब मन किया गल्ला पर जो मिला उठा कर लेके चले जाए, किसी को बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी। तो बहुत ज्यादतियां हुई हैं उसमें। आज की जो आपकी एक फेमस एक्ट्रेस है, क्या नाम है इनका? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक लड़की है जो यंग लड़की है, इसकी सैफ अली खान की बेटी, क्या नाम है? सारा अली खान। उसकी जो नानी थी सारा अली खान की, क्या सुल्तान नाम था उसका, रेहाना सुल्तान शायद। रेहाना सुल्तान है, पता नहीं क्या नाम, देख लीजिएगा उसका क्या था वो। उसकी जो नानी थी वो बहुत फेमस थी उस जमाने में। ये जो चांदनी चौक के दुकानदार हैं उनको लूटने के मामले में वो बहुत फेमस थी। और मोस्टली जो मटिया महल का जो दिल्ली का इलाका है, मटिया महल मतलब जो जामा मस्जिद का इलाका है दिल्ली का, तो वहां के जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था। बहुत अत्याचार हुआ था, उनकी घरें तोड़ दी गई थी और बहुत कुछ हुआ था। तो वो अत्याचार कराने में मैक्सिमम रोल उसका था। तो बहुत फेमस थी। बाद में उसने किसी कोई सिख ऑफिसर से शादी की थी, और तो उससे उसकी मम्मी अमृता सिंह जो है वो सारा अली खान की माँ, तो वो मतलब सारा अली खान की माँ अमृता सिंह की माँ की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग गूगल करेंगे तो मिल भी जाएंगी वो। तो वो उस समय युवा कांग्रेस की वर्कर हुआ करती थी और संजय गांधी के बहुत क्लोज हुआ करती थी वो। तो इस तरह काफी चीजें हुई। तो ये मामला जो है कि लगातार जो लोगों को जेल में डाला गया, बेवजह डाला गया, बिना किसी वजह के डाला गया, तो इसको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट में नंबर ऑफ केसेस दायर हुए, और बाद में हाईकोर्ट से सारे केसेस उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया मेजोरिटी से, कि आपके पास लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान वो राइट देता है आपको। अगर भारतीय संविधान वो राइट न दे और संसद वो राइट छीनना चाहे, तो आपके पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, उसमें से एक जस्टिस जो थे उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट लिखा था। एक जज जो थे उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट लिखा था। उन्होंने ये जजमेंट लिखा था कि अगर अगर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो
लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की राइट न भी दें तो भी ये राइट जो है वो इनएलिएनेबल है। मतलब इनको आप अलग नहीं कर सकते किसी व्यक्ति से। ये राइट इसलिए नहीं किसी व्यक्ति को मिले हैं क्योंकि भारतीय संविधान देता है, बल्कि ये राइट जो है वो नेचुरल राइट्स है हर इंसान के। तो जो भी नैसर्गिक राइट्स हैं, जैसे कि सांस लेने का अधिकार है, उसको कोई न्यायालय कोई कोर्ट नहीं छीन सकता है आपसे। तो जो नैसर्गिक राइट है वो आप नहीं छीन सकते हैं। तो भाई साहब ने जजमेंट तो लिख दिया, नतीजा क्या हुआ? सीनियर मोस्ट थे, अगली बार सीजेआई बनने का नंबर उन्हीं का था, उनको सुपरसीड करके दूसरे को बनाया गया। प्रमोशन नहीं मिला, डिमोशन नहीं, प्रमोशन नहीं मिला। तो ये चीजें जो है तो ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये वहीं से आता है कि आर्टिकल 21 से आता है, और उसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि अगर अगर संसद ने लॉ बनाया है और लॉ जो है वो बिल्कुल सही तरीके का सही प्रोसीजर का पालन करके बनाया गया है, सही प्रोसीजर का पालन करके बनाया गया है, तो फिर वो लॉ सही है, वैलिड है। वो लॉ चाहे कुछ भी हो, अगर सही प्रोसीजर का पालन किया गया है तो वो लॉ सही है। अगर प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया है, कि सपोज कि किसी वैसी बॉडी ने बनाया है जो कंपिटेंट नहीं है, या जो तरीका है उस तरीके का पालन नहीं किया गया है, तब वो लॉ जो है वो इनवैलिड है। ये कहता है आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि ठीक है कि आप अपने जो लॉ बनाएंगे आप वो सही प्रोसीजर का पालन करते हुए, सही नियमों का पालन करते हुए बनाएंगे, लेकिन स्टिल ये भी चेक किया जाएगा कि क्या वो जो लॉ है वो फेयर है, लॉ सही है अपने आप में, कि लॉ ही गलत हो। मान लीजिए कि लॉ ही ये कह रहा हो कि आपका किसी व्यक्ति के पास सांस लेने का अधिकार नहीं है, या लॉ जो है वो अनरीजनेबली कि बेवजह के लोगों के स्वतंत्रता का हनन कर रहा हो, या बेवजह लोगों का नुकसान पहुंचा रहा हो, या लॉ अपने आप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, अगर उस तरह का लॉ है तो वो लॉ इनवैलिड है। समझ में आ रहा है? दोनों मंत्र समझ में आया? मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के दायरे से बहुत आगे तक जाता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में हम सिर्फ ये देखते हैं कि सही प्रोसीजर का पालन किया गया है या नहीं, सही प्रोसीजर का पालन किया गया है या नहीं, यहां पर हम सिर्फ ये देखते हैं। अगर ये वैलिड है कि प्रोसीजर का सही पालन किया गया है तो ये लॉ जो है वो वैलिड है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या देखते हैं? यहां हम ये चेक करते हैं कि प्रोसीजर वैलिड है कि नहीं, और प्लस साथ में ये देखते हैं कि ये लॉ जो है वो फेयर है या नहीं, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। तो ये लॉ है या नहीं ये देखते हैं। तो इसमें लॉ को भी चेक किया जाता है कि लॉ जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। वही मैंने कहा कि अब शराब पीने की सजा जो है वो 10 साल होना चाहिए जेल। ये रीजनेबलनेस नहीं है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब किसी इंसान को तुम खून खून कर दो, बस वो मरे नहीं, और वो जाकर के 3 महीने हॉस्पिटल में रहे और सरवाइव करके चला आए, तो उसकी सजा क्या है? उसको 7 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है। प्रूफ हो गया तो 7 साल जेल काट कराओगे। और किसी को एक बोतल शराब बेच दिया है तो तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, 12 साल रखेंगे, 14 साल रखेंगे, क्या क्या करेंगे उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नॉट एज सच उसमें जो है कि वो जो 14 साल वाला, जो 20 साल वाला, जो 14 साल घट कर आ जाता है उसलिए आप कर रही हैं, उसमें बहुत सारा कुछ है, कैलकुलेशन का प्रक्रिया है उसमें। तो है वो कंप्लीटली उस तरीके से काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर अगर एक दिन को 2 दिन किया जाता तो 14 साल नहीं होकर के 10 साल हो जाता वो, है ना? 20 साल जो है वो। तो उसमें जो है कि अब उसमें मामला बहुत इवॉल्व कर चुका है। जो आपका पूछना है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो मामला होता है, उम्र कैद का जो मामला होता है, उसमें इसका जो पालन किया जाता है कि उम्र कैद का मतलब 14 साल होता है। अब जो है वो न्यायपालिकाएं डिफाइन भी कर रही हैं कि उम्र कैद का मतलब केवल 14 साल नहीं है। बहुत सारे केस में वो ये भी डिफाइन कर रही हैं कि पूरे लाइफ के लिए है वो आपके। और या बहुत सारे केसेस में वो आपको ईयर ही डिफाइन कर रही हैं, जैसे कि गुजरात में जो मामला था, गुजरात के जो राइट्स हुए थे उसमें जो माया 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 बेन कोडयानी का जो मामला था, तो उनको 26 साल का पनिशमेंट मिला था।
ठीक है, तो वो उसके बियॉन्ड जा रहा है, तो काउंटिंग कहाँ, काउंटिंग के मैनुअल है, हॉलीडे वगैरह सब काउंट होता है, तो कुछ कुछ है उसका मैनुअल। तो लेकिन कंप्लीटली 2 दिन नहीं होता है कि एक दिन एक रात वैसे कंप्लीट काउंट नहीं होता है। तो 20 घट कर 10 ना हो जाता, 14 थोड़ी ना हो जाता। हाँ, उसमें है मैनुअल्स है, वो होता है काउंट। देखो, भारत में लॉ बनाने का प्रॉपर प्रोसीजर जो है, वो सबसे पहले तो ये है कि पार्लियामेंट से, हालांकि जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे लॉ बनता है, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले जो है कि लॉ जो है, कोई भी लॉ या एक्ट जो है, पहले वो बिल के फॉर्म में, ड्राफ्ट फॉर्म में आता है। और कोई भी जो लेजिस्लेचर का मेंबर है, बिल दो तरह के नॉर्मल होती है, एक गवर्नमेंट बिल होता है और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल होता है। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब जो भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, कोई सांसद जो सरकार का पार्ट नहीं है, मैं सरकारी पार्टी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बस सरकार नहीं है, मंत्री नहीं है, वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, अपोजिशन का भी हो सकता है, बस मंत्री नहीं होना चाहिए वो। तो वो अगर बिल प्रेजेंट करता है, वो भी बिल प्रेजेंट कर सकता है फ्लोर पे। तो उसके लिए आपको जो अध्यक्ष होते हैं उनसे आपको टाइम लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है, और जो टाइम स्लॉट वो अनुमति देंगे उस पर आप वो बिल को पेश करेंगे, लेकर के आएंगे। सेम वे में गवर्नमेंट के बिल का भी वही हिसाब किताब है, ड्राफ्ट का, कि ड्राफ्ट का पहले से वो ड्राफ्ट सर्कुलेट हो जाता है सांसदों के पास, उसका टाइम अलॉटेड होता है, और बिल आता है फ्लोर पे। उसके बाद जो बिल फ्लोर पे आता है, तो सबसे पहला चीज होता है जिसको कि हम फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में जो भी मिनिस्टर होता है या जो भी इंचार्ज, जो भी वो बिल प्रेजेंट कर रहा होता है, तो उस बिल का वो टाइटल पढ़ता है कि बिल का टाइटल क्या है, और इन ब्रीफ बिल का पर्पस बताता है कि मकसद क्या है। यहीं पर फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद बिल का सेकेंड रीडिंग होता है, उसमें जो भी टाइम अलॉटेड, तो फिर टाइम अलॉट किया जाता है बाद में, सेकेंड रीडिंग होता है, उसमें जो है उसमें क्या करते हैं, बिल का हम क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक सेक्शन उठा करके फिर उस पर डिस्कशन होता है, पूरा डिटेल में डिस्कशन चलता है। डिस्कशन चलता है, उसके बाद जो पार्लियामेंट है, जो भी जहां भी लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, तो वहां वो ये फैसला करती है कि इसको क्या करना है, कि वोटिंग के लिए लेना है या फिर इसको कमेटी के पास भेज देना है। पार्लियामेंट की कमिटीज भी होती हैं, कमिटीज भी होती हैं जो कि उसको विचार करती हैं बिल पर। तो ज्वाइंट कमिटीज भी होती हैं जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा दोनों लोग मेंबर होते हैं, ताकि कमिटी उसको ढंग से, क्योंकि सारे सांसद जो है 545 45 और 238 जो है राज्यसभा में, सबके पास न तो उस तरह का एक्सपर्टाइज है, और ना ही सब लोग एक ही बिल को बैठकर पढ़ते रहता, टाइम भी नहीं है। तो उसको किसी सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, और सेलेक्ट कमेटी फिर अपना उस पर बात करेगी, उस पर विचार करेगी, और फिर सुझाव के साथ वापस भेजेगी गवर्नमेंट को। तो फिर गवर्नमेंट उस सिलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन को लेते हुए बिल को रिवाइज करके फिर प्रेजेंट कर सकती है, उसको उसको रिकमेंड लेते हुए नहीं भी मान सकती है, या फिर वो सिलेक्ट कमेटी के पास जा ही नहीं सकता, ये भी हो सकता है कि कमेटी के पास जाए ही नहीं। तो उसके बाद वो थर्ड रीडिंग में जाता है। थर्ड रीडिंग में सिंपली ये होता है कि फिर वो ब्रीफली उस पर ब्रीफली डिस्कस होता है, और उसमें कोई भी संशोधन अगर पेश हुआ होता है तो वो दिखा जाता है कि जो अमेंडमेंट्स है वो एक्सेप्ट किया गया है, नहीं किया गया, और फिर उसको क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग के लिए रखा जाता है। क्लॉज बाय क्लॉज हर क्लॉज की वोटिंग होती है कि ये पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ही एक सदन से पास हो जाता है, तो फिर वो दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, अगर लोकसभा से है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा से है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। फिर जो ये प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को दोबारा वहां रिपीट किया जाएगा। ठीक, अगर वहां से भी पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा प्रेसिडेंशियल सहमति के लिए, राष्ट्रपति के पास जाएगा सहमति के लिए, राष्ट्रपति अगर अपनी सहमति दे देते हैं तो वो गजट में पब्लिश हो जाएगा, और वो कानून हो गया। जिस डेट से उसको लागू करना होगा, जो भी डेट होगा उस डेट से वो लागू हो जाएगा। तो ये हम्म, दूसरे हाउस में जाता है ना। मान लो कि लोकसभा में है तो राज्यसभा के पास तो राइट है, तो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में बिल आया था तो लोकसभा में जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा। तो ये तुम्हारा ब्रीफली है, बाकी उसमें अलग अलग चीजें और भी हैं, सेगमेंट हैं। सपोज कि अगर मान लो कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास ना किया, तब क्या होगा, या राज्यसभा ने अमेंडमेंट के साथ पास कर दिया, तब क्या होगा, है ना? या वो है, वो डेडलॉक राइज करेगा, तब क्या होगा, कैसे होगा, सॉर्ट आउट करने का तरीका जो बाद में देखेंगे, लेकिन ब्रीफली बिल ऐसे पास होगा। बाकी टेक्निकलिटीज में हम आएंगे। विधानसभा में अलग प्रक्रिया है पास करने का, विधान परिषद में, जैसे कि विधान परिषद जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, बिल को बस डिले कर सकती है, रोक नहीं सकती है।
ठीक है, तो मोस्टली ये समझ गए आपके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, समझ में आ गया? मैं पूछूं तो बता देंगे आप? कुछ सवाल है तुम्हारा? कुछ सवाल है? नहीं, समझ में आ गया? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापानीज से। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मामला यह है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वहां बात हुई थी इमरजेंसी तक, लेकिन उसके बाद मामला काफी बढ़ चुका है आगे, और इनफैक्ट भारत में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जा रहा है। मेंशन नहीं है लेकिन स्टिल फॉलो किया जा रहा है। मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की व्याख्या ये की है कि हम उसमें लॉ के फेयरनेस भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकलिटी के लॉ को तरीके से पास किया गया है नहीं कि कोई मतलब ही नहीं है, फिर उस पर देखना क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो आर्टिकल 21 जो है उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी देखें, हम कि लॉ जो है वो फेयर है या नहीं, हम लॉ को भी टेस्ट करें। नहीं तो फिर जो पर्सनल लिबर्टी है और लाइफ है उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब कोर्ट का ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, भले उन्होंने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा है, लेकिन उसका मकसद जो है बहुत हद तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही है। ठीक, तो प्रेजेंट पोजीशन ये है कि इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में जो गैप है वो काफी कम हो चुका है। ठीक है, समझ गए? आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा तो रिपीट नहीं करूंगा, पर इसको ध्यान रखना तुम लोग। चलो एक दो टॉपिक और है, देख लो। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, जानते हैं आप लोग? सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? लगातार बता रहा हूँ यार, कुछ तो बोलो, अब तो तुम लोग का ज्ञान चक्षु खुल जाना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हाँ, सेपरेशन पावर, ठीक है, और बताइए, और बोलिए। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर में किसके पावर के सेपरेशन की बात कर रहे हैं? कौन एक दूसरा? जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की बात करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की ऑर्गन्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके बीच पावर के सेपरेशन की बात कर रहे हैं। सिंपली अगर किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में या एक व्यक्ति में सारे पावर समाहित कर दिए तो क्या होगा वो, मतलब कितना डेंजरस होगा। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन सब स्टार्ट हुआ तो वहीं से ये डिमांड आई कि पावर्स जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और उनके बीच प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए कि उसको नियंत्रित भी किया जा सके, कि एक अगर अपने अधिकार के बाहर जाता है तो दूसरा उसको नियंत्रित कर सके। अगर एक ही इंस्टीट्यूशन में सारा पावर डाल देंगे तो फिर क्या होगा? तो सेपरेशन ऑफ पावर का तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं, तो जान ही रहे हैं आप। तो इनके बीच पावर के सेपरेशन की बात की जाती है कि इन तीनों के बीच पावर का जो इन तीनों के बीच शक्ति का सत्ता का प्रतिकरण होगा, शक्ति का बंटवारा होगा तीनों के बीच। और तीनों जो है वो अपने अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट होंगी और एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का काम नहीं करेगा, और जुडिशरी जो है इन दोनों का काम नहीं करेगी, और ये दोनों जुडिशरी का काम नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1970 तक, 1970-80 तक भारत में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, डीएम, अभी भी देख रहे नाम में मजिस्ट्रेट लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डीसी एंड डीएम कहा जाता है उसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं? हिंदी में अभी भी उसका नाम में लगा था जिला दंडाधिकारी। वो दंडाधिकारी कैसे है? एक्चुअली एक्चुअली 1960-70 तक जिले का सबसे बड़ा जज भी डीएम ही होता था। ठीक है?
हाँ, जिले का डिस्ट्रिक्ट जज जज से ऊपर वही होता था, जिले का वही होता था। तो वो एक्चुअली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उसमें ये बात की गई है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से पूरी तरह से पृथक किया जाएगा। तो अब सोचिए कि वही डीएम पुलिस को कंट्रोल करता है और वही डीएम जज भी है, क्या होगा? उसी ने कहा है कि जाओ इसको राहुल नाम के आदमी को पकड़ कर ले आओ। अब पुलिस गई उठा कर ले आई। अब वही फिर फैसला सुनाने के लिए बैठा है कि बताने के लिए कि ये जो गिरफ्तारी है वो सही है या नहीं है। तो क्या फैसला देगा वो कि गलत है? नहीं देगा ना। तो एक लंबे टाइम तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था ये अभी अभी उसके पास जो है वो दंडाधिकारी की उस तरह कोई पावर नहीं है। हालांकि डीएम आज भी कोर्ट लगाता है, पता है आपको? डीएम का न्यायालय आज भी लगता है, जानते हैं आप? एसडीएम का न्यायालय भी लगता है, जानते हैं आप लोग? एसडीएम बनेंगे आप तो न्यायालय लगाएंगे अपना। हाँ? दरोगा का न्यायालय नहीं लगता है। दरोगा के पास, दरोगा दंडाधिकारी नहीं है, उसके पास राइट नहीं है। लगता है उसमें डीएम एसडीएम डीसीएलआर जो होता है, जिले में डीसीएलआर होता है, जानते हैं आप लोग? अनुमंडल में नहीं जानते हैं? और जैसे कि अंचलाधिकारी जो सीओ होता है, सीओ जानते हैं आप? सीओ के ऊपर जो होता है वो डीसीएलआर होता है, लैंड रेवेन्यू डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफिसर समथिंग उसका नाम होता है। तो डीसीएलआर होता है। सेम वे में बीडीओ के ऊपर एसडीएम होता है, उसी तरीके से सीओ के ऊपर डीसीएलआर होता है और डीसीएलआर के ऊपर फिर एडीएम होता है जिले में। उस तरीके से पावर सर्कल जाता है फिर तो। डीएम तो खैर सबका है ही है ऊपर में। तो ये कोर्ट लगाते हैं। इवन डीसीएलआर का भी कोर्ट लगता है, एसडीएम का भी कोर्ट लगता है। ये जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू है उसमें इसका एसडीएम का कोर्ट लगता है। और लैंड रेवेन्यू वाले मामले में डीसीएलआर का कोर्ट लगता है। लैंड से संबंधित कोई मामला होगा। और पब्लिक ऑर्डर से मामला होगा, पब्लिक ऑर्डर और उससे संबंधित होगा, जैसे कि आपने कहीं नाला निकाल रखा है, किसी की जमीन पर कुछ कर रखा है, इस तरह से न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एसडीएम कोर्ट में जाता है मामला। तो एसडीएम कोर्ट है और उसका डीसीएलआर का कोर्ट है। और डीएम का कोर्ट भी है, रेवेन्यू कोर्ट लगता है, डीएम का कोर्ट भी लगता है। एसपी का कोई कोर्ट? एसपी अपने आप में कोर्ट है? नहीं, दरोगा तो अपने आप में कोर्ट है यार, उसका कोर्ट लगेगा? वो तो अपने आप में कोर्ट है। उसको जरूरत है? उल्टा लटका कर पीट सकता है, जो उसके पास क्या जरूरत है कोर्ट लगाने की? तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अगर एक ही में निहित हो तो कितना मुश्किल होगा। जिसका काम है लॉ इंप्लीमेंट करना, अगर वही लॉ को एडजुडिकेट करने लगे कि लॉ फेयरली इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं, तो समस्याएं होंगी। सेम वे में लेजिस्लेचर ही अगर उसको अब एग्जीक्यूट करने लगे, या फिर वो लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है वही लागू करने लगे, तो सोचिए कि लेजिस्लेचर कितना पावरफुल हो जाएगा। और ये तीनों अगर एक ही में निहित हो जाए तो क्या हो जाएगा वो? फिर वो सिराजुद्दौला हो जाएगा। सिराजुद्दौला को जानते हैं आप लोग? नवाब सिराजुद्दौला, नहीं जानते हैं आप लोग? इतना महान व्यक्ति था वो, इतना महान व्यक्ति था कि उसको अगर फील हुआ देखने के लिए कि जरा कि आदमी डूबता हुआ कैसा दिखता है, तो वो हुगली नदी में नाविक जो नाव लेके जा रहा था, वो कुर्सी लगा के बैठ गया, बोला कि अब नाव को लेकर डूबो तो बीच में। ठीक है? उसको देखना था कि जो बच्चे होते हैं माँ के पेट में कैसा दिखते हैं। तो हाँ, तो पेट चिरवा दिया, करवा कर दिखवाने लगा। तो इस तरह का वो आदमी था। जो लोग कहते हैं ना उस समय मीर जाफर को, कि मीर जाफर जो है वो उसने धोखा दिया था और अंग्रेजों से मिल गया था। एक्चुअली कोलकाता के जो लोकल लोग थे, जो लोकल थे, वो चाहते थे मीर जाफर को, वहां के जो लोकल सेठ थे उन्होंने अंग्रेजों को पैसे दिए थे मीर जाफर सूरजदौला को हटाने के लिए, क्योंकि वो बहुत टायरेंट था। बाकी जो इंडियन हिस्ट्री है वो अलग हो गई, वो बात अलग है कि उसी के बाद अंग्रेज फुटहोल्ड जमा पाए और भारत गुलाम हो गया। वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन वो टायरेंट था, जिसमें कोई शक नहीं। और उसने बहुत अत्याचार किए, छोटे मोटे नहीं, बहुत, मतलब कमाल वाले। तो पढ़िए हिस्ट्री, बहुत मजेदार मजेदार राजा हैं। एक महमूद बेगड़ा था, नाम सुना है आप लोगों ने? गुजरात गुजरात का राजा था वो। उस खाने के लिए फेमस था। पढ़िएगा, कभी गूगल जाकर कीजिएगा कि महमूद बेगड़ा कितना खाता था, तो समझ में आएगा कि आदमी कितना खा सकता है। गूगल में मिलेगा आपको। हालांकि वो थोड़ा सा आपको अतिशयोक्ति मिलेगा, बढ़ा चढ़ा कर मिलेगा, लेकिन फिर भी
जिसके बारे में अगर कहा जा रहा है कि कुंभकर्ण के बारे में कितना खाता था, तो कुछ तो खाता ही होगा। तो इसलिए कि किसी एक सोर्स में सारे निहित न हो जाए, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत आया। और सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत मतलब ये होता है कि ये तीनों जो बॉडीज होंगी वो अब एक दूसरे से अलग होंगी, ऑटोनॉमस होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगी। और 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 ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर, इसको कौन से गवर्नमेंटल सिस्टम में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है? इसका हाई डिग्री कौन सा होता है सिस्टम में? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। क्या उल्टा बोल रहे हो तुम? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ध्यान रखेंगे कि मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के और राज्यसभा के संसद के सदस्य होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो लेजिस्लेचर के पार्ट हो गए, तो सेपरेशन कहाँ हुआ? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोलेबोरेशन और कोऑपरेशन ज्यादा होता है, सेपरेशन ऑफ पावर कम होता है। हालांकि यहाँ भी होता है, यहाँ पे जुडिशरी के मामले में इंटरफेयर नहीं है, या फिर एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेचर का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। जो मंत्री हैं वही इंटरफेयर कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का ज्यादा जो उच्च स्तर पर जो फॉलो होता है हाई लेवल पे, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कोलेबोरेशन ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल स्टिल यहाँ भी फॉलो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ भी फॉलो होता है। उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस की बात होती है। ये सब टर्म्स याद रखेंगे आप, अपने आंसर्स में भी लिखेंगे आप, चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब लिखेंगे तभी लगता है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और कोई बात नहीं है। बाकी तो ये सारी बातें तो रोड पर पान वाला भी कर लेता है ना। अरे बिहार वार में बहुत जागरूक होते हैं लोग, पॉलिटिकली बहुत जानकार होते हैं। तो उसमें और आप में यही डिफरेंस है कि आप ये भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता है बस। तो इन शब्दों को बनाए रखें। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होती है? कि वही है कि जो तीनों ऑर्गन है, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, तो तीनों में से कोई भी जो है वो उच्च श्रृंखल ना हो जाए। उच्च श्रृंखल समझते हैं ना? मतलब मर्यादा के अंदर व्यवहार होना चाहिए। उच्च श्रृंखल भारी हिंदी शब्द है, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है मैंने कैसे प्रयोग कर दिया, लेकिन कर दिया तो कर दिया। तो तीनों को मर्यादित रहना चाहिए, अपने अपने डोमेन में रहना चाहिए, और पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। जब वो मिसयूज होने लगेगा तो क्या होगा? मिसयूज होने लगेगा तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके पास उनको कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का ताकत है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव मिसयूज करे अपने पावर का, तो क्या होगा? कोर्ट उनका व्यवस्था लगाएगी, लेजिस्लेचर व्यवस्था लगाएगी, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बजट रोक लेंगे, सब कुछ करेंगे वो। और जुडिशियरी जो करेगी वो तो करेगी ही। अभी 2-3 दिन पहले तेलंगाना से केस आया है, कि आंध्रा से, तेलंगाना से शायद केस आया है, कि वहां हाईकोर्ट के एक जज ने फैसला दिया है 7-8 डीसी के लिए, कि 1 सप्ताह के लिए जेल में बंद करो इनको। फिर उन लोगों ने माफी मांगा तो छोड़ा। तो माफी मांगा है तो छोड़ा है, तो फिर ये कहा है कि ये जो वेलफेयर हॉस्टल्स हैं वहां हर महीने में एक दिन जा करके ये सेवा देंगे। और जो वहाँ जो रेसिडेंट हैं वेलफेयर हॉस्टल्स के, एक दिन का उनका खाने का खर्चा भी उठाएंगे ये हर महीने में 1 साल तक। क्राइम क्या है? क्राइम यह है कि किसी ने कोर्ट में केस किया था कि जो डीसी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्कूलों के अंदर पंचायत भवन बनवा रही है। जो स्कूल कैंपस है उसके अंदर पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। किसी ने कोर्ट में केस किया, तो जज ने यह फैसला दिया कि स्कूल के अंदर, स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो होगा वो स्कूल से ही रिलेटेड होगा, पंचायत भवन या कोई और भवन नहीं बनेगा। डिसीजन दिया। उस डिसीजन के बाद भी कुछ जो जिलाधिकारी थे उन्होंने काम को चालू रखा, 7-8 लोगों ने। तो फिर वही जो एनजीओ है वापस पहुंच गई कोर्ट में, कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लेकर के, कि तो कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मान रहे हैं। तो उसी में जज ने फैसला देते हुए ये डिसीजन दिया कि इनको 1 सप्ताह के लिए जेल में डालो। तो यहां से क्या समझ में आया आपको, कि जब अपने डोमेन के, अपने अधिकार के बाहर जाते हैं आप, तो आपको नियंत्रित करने के लिए, इसी को हम चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। सेम वे में अगर न्यायपालिका जाएगी अपने अधिकार के बाहर तो क्या होगा? हम्म? न्यायपालिका जाएगी तो क्या होगा अधिकार के बाहर? उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? हाँ। क्यों?
न्यायपालिका करेगी ना, वहां भी करेगी। वहां तो लगातार, वहां तो न्यायपालिका और भी पावरफुल है। वहां तो, वहां के न्यायपालिका तो इंडिया से भी ज्यादा पावरफुल है। वहां जुडिशियल सुप्रीमेसी है। कोई भी कानून वानून अगर न्यायपालिका कहेगी कुछ सही है तभी सही है, तो वो खत्म। क्योंकि आप देख तो रहे हैं, एक तरफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और पूरा जो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत है कि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, वो तो उन्हीं का सिद्धांत है। वहां तो न्यायपालिका और पावरफुल है। वहां एक्चुअली न्यायपालिका पर लगाम लगाना मुश्किल है। आपको पता है कि अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो बनता है, वो लाइफ टाइम के लिए बनता है। उसका टेन्योर ही नहीं है। जज आपने अपॉइंट कर दिया, अब उसको, उसका कोई टेन्योर नहीं है कि कब जाएगा वो। हाँ भाई, संसद वहां के जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास पावर है, प्रोसेस है कि उसको हटाया जा सकता है। लेकिन वो हटाने का प्रोसीजर इतना टफ होता है जज को, कि आज तक तो भारत में किसी जज को नहीं हटाया गया है। तो हटाने का प्रोसीजर बहुत टफ है। लेकिन यहाँ टेन्योर फिक्स है कि 6 साल का है और 65 साल का है, टेन्योर फिक्स है आपका। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं है, आप चले गए तो चले गए फिर सुप्रीम कोर्ट। फिर वो मरने उड़ने के कगार पर पहुंचते हैं तो रिजाइन देकर हटते हैं वो। ठीक है। तो अमेरिका में न्यायपालिका और भी पावरफुल है। नहीं, उसके पीछे जो जजेस को टेन्योर की सिक्योरिटी दी जाती है, उसके पीछे वजह है कि अगर उनका टेन्योर निर्धारित होगा, तो फिर तो वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे ना। अब उसको पता है कि एक बार जज बन गए तो हमको हटा नहीं सकते हैं, तो आदमी ईमानदार होगा। अगर इस तरीके से पावर दे दिया जाए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, कि जज को जब मन करे तो हटा दे, तो अपनी बेचारी, बेचारा वो अपना नौकरी बचाएगा कि वो न्याय दे करेगा, क्या करेगा वो? हर कोई नौकरी बचाएगा पहले तो इसलिए वो आवश्यक भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बोल क्या रहा था, इसने मेरा पॉइंट पूरा डेविएट कर दिया। हाँ। हाँ, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे भारत में आप? वही कंट्रोल करेंगे आप, संसद जो है वो उसको वो स्पेशल मेजोरिटी से हटा सकती है। उसका तरीका है, लेकिन आप हटा सकते हैं उसको, अगर जुडिशरी जजेस बाहर जाते हैं तो। और फाइनली जुडिशरी जिन कानूनों के अंदर में ऑपरेट करती है, जिस लॉ के अंदर में, कानूनों के अंदर में, तो वो कानून कौन बनाता है? कानून तो लेजिस्लेचर बनाती है। और न्यायपालिका को जो भी न्याय करना है या जो ऑपरेट करना है, उन्हीं कानूनों के दायरे में करना है। तो नियंत्रित हुई ना वो। इनफैक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट जो है, हालांकि भारत में जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन जजेस का अपॉइंटमेंट भी लेजिस्लेचर के माध्यम से होता है और एग्जीक्यूटिव के माध्यम से होता है। तो ये सारा नियंत्रित करने का तरीका है। और एग्जीक्यूटिव को तो भारत जैसे देश को कोई पूछता भी नहीं है। वो तो सीधे सीधे ही बेचारी लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है। वो तो प्रधानमंत्री को और मंत्रिमंडल को ही गिरा देंगे 1 मिनट में, कहानी खत्म। कंट्रोल में तो पूरी तरह से है भारत से देश में। और अमेरिका वगैरह में भी पूरी तरह से वो न्यायपालिका के भी कंट्रोल में है। और चूंकि बजट वजट वगैरह अलॉट करते हैं और बहुत सारे सीनेट की कमेटी वगैरह फॉर्म करके उनसे सवाल सवाल जवाब भी किया जा सकता है, तो उस तरीके से भी नियंत्रित में है। तो ये तीनों तीनों जो ऑर्गन्स होती हैं वो एक दूसरे के नियंत्रण में भी होती हैं, कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज न करे, या कोई भी अपने अ, दायरे के बाहर न जाए उसके लिए। तो इसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। मैंने कहा था कि मैं आपको आइडियोलॉजीज पढ़ा दूंगा प्रियम्बल स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि लगातार ये क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हैं कि सर कम्युनिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है। तो पहले आइडियोलॉजी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। डायरेक्टली सिलेबस में आइडियोलॉजी मेंशन नहीं है, हालांकि मेंस में हेल्प करता है वो, लेकिन पे करेगा वो, आपको समझ में आएगा तो क्योंकि कल तो वैसे भी संडे है, तो मंडे को ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 15 मिनट पढ़ाऊंगा मैं, फिर भूल जाएंगे आप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आया? तो ये मोस्टली बेसिक जो भी चीजें हैं वो समझ गए हैं आप। बाकी आइडियोलॉजीज क्लियर हो जाएगा जैसे ही, और प्रियम्बल खत्म होते हुई पॉलिटी का फिर कुछ बेसिक्स नहीं बचेगा जो आपको नहीं पता होगा। बहुत सारी चीजें कि डेमोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, ये जानबूझ के मैंने रोक लिया है, क्योंकि प्रियम्बल में तो मुझे बताना ही है। तो प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो वहां ये सब कुछ हो जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, सब कुछ क्या होता है। तो प्रियम्बल खत्म होने के बाद फिर हम कंप्लीटली फिर कॉन्स्टिट्यूशन से स्टिक करेंगे। तो फिर, क्योंकि तब तक आपको मैं मोस्टली चीजें जो है वो, जो इसका हिस्टोरिकल जेनेसिस है, पॉलिटी का सब कुछ जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका होऊंगा तब तक। तो फिर हम पूरा दायरे में स्टिक करेंगे उसके बाद।